Today we are going to study law of chemical combination. Before going for law of chemical combination, first we have to see Dalton theory because all these law of chemical combinations are derived from the Dalton theory. So what is law of chemical combination? That is law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion and law of combining volume. But all these laws are derived from Dalton's law. So let's have a quick view on Dalton's atomic theory. Basically, we will understand whole Dalton atomic theory under 3 points, 3 conclusions. First conclusion is that Dalton says that all matter of the universe, इस यूनिवर्स के जितने भी मैटर हैं, जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, वो सभी चीज़ें एटम से बनी होती हैं और इस एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं. ये एटम ऊपर वाले बनाते हैं. वी कैन नॉट क्रिएट दैट एटम, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट एटम. उस एटम को बनाना हमारे पावर के अंदर नहीं है, वो ऊपर वाले बनाते हैं. तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एलिमेंट्स के एटम्स को लें तो एक टाइप के एलिमेंट्स और एक ही एलिमेंट्स के सारे एटम्स शेप, साइज और मास में सिमिलर होते हैं, लेकिन यही एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं. और तीसरा पॉइंट है कि जब भी दो एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं तो ये स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. और कंपाउंड का जो सबसे यूनिट होता है, दैट यूनिट इज मॉलिक्यूल. सो इफ वी सी द फर्स्ट atomic theory says that everything is composed of atoms and that atom can neither be created nor destroyed. इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का सब कुछ एटम से बना है और उस एटम को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना तो उसका नाश कर सकते हैं. तो ये रिजल्ट करता है जनरेशन ऑफ दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट टुगेदर एंड विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. और इस रिएक्शन में कहीं पे भी एटम का फॉर्मेशन नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि कोई नया एटम बन जाएगा, ना तो रिएक्टेंट में कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा और ना तो प्रोडक्ट में कोई नया एटम बनेगा. जो एटम रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हैं वही एटम प्रोडक्ट में कंबाइन करके एक नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे. दैट इज़ द थर्ड कंक्लूजन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो दिस सेज दैट दिस सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. तो जो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है, ये हमें बताता है कि चाहे हम एक कंपाउंड को, जो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, इस प्योर कंपाउंड को हम किसी भी सोर्स से लें, उसके अंदर एलिमेंट्स जो भी हैं और उस एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. कहने का मतलब है कि अगर हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को ग्राउंड वाटर से लें, एक मॉलिक्यूल को जाके हम नदी से लें और इसी एक मॉलिक्यूल को जाके हम समंदर से ले आएँ, इन तीनों मॉलिक्यूल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनका सोर्स अलग अलग है. एक ग्राउंड वाटर है, दूसरा रिवर है और तीसरा ओशियन है. लेकिन इन तीनों के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 होगा. दैट इज़ 2:1. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. कि आप किसी भी सोर्स से एक प्योर कंपाउंड को लेकर आएँ, उस प्योर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, एलिमेंट के एटम्स का कॉम्पोजिशन है, वो कॉम्पोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है. इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर हम ये जानते हैं, ये लॉ हमें ये बताता है कि जब भी दो एटम्स आपस में, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और ये एटम्स एलिमेंट्स के एक डिफिनिट होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करते हैं.
लेकिन इन दोनों एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन का जो होल नंबर रेशियो है ये फिक्स नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें NO का, अगर हम यहाँ पे बात करें NO का, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं और इनके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:1। वहीं पे अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 के अंदर क्या रेशियो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, 1:2। अगर हम N2O5 ले लें, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, 2:5। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के एटम्स अलग अलग प्रोपोर्शंस में रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब भी दो एटम्स अलग एलिमेंट्स के आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उनके बीच जो स्मॉल होल नंबर रेशियो है ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अलग अलग प्रोपोर्शन में जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो हमें अलग अलग कंपाउंड मिलेगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम एक्चुअली एवोगाड्रो लॉ से रिलेटेड है। एवोगाड्रो लॉ क्या है कि अगर हम कोई दो ऐसे कंटेनर ले लें, सपोज करिए हमने दो कंटेनर लिए और ये कंटेनर नंबर 1 है एंड दिस वन इज कंटेनर नंबर 2। हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर 1 है और एक कंटेनर 2 है। अगर इसका वॉल्यूम V है और इसका भी वॉल्यूम V है, यानी वॉल्यूम सेम है, इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी प्रेशर P है और इसका भी प्रेशर P है, तो गैस के जो 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आउट ऑफ दिस 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, यहाँ पे भी वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर अगर सेम हो दोनों कंटेनर का, इसको हम ऐसे कहते हैं कि सिमिलर कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ़ टू कंटेनर्स आर इन सिमिलर कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर दो कंटेनर सेम वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में है तो उस केस में इन दोनों कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैसेस के वो भी सेम होंगे। यानी अगर यहाँ पे मैं सपोज करूँ N1, यहाँ लूँ N2, अगर ये सभी इक्वल हैं आपस में, दिस V1 T1 P1, V2 T2 P2, अगर V1 V2 के बराबर है, T1 T2 के बराबर है, P1 P2 के बराबर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी N1 = N2 होगा। ये है एवोगाड्रो लॉ। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में ये कैसे अप्लाई होगा कि अगर सिमिलर कंडीशन है, सपोज करते हैं हम हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो मोलर प्रोपोर्शन है वो क्या है, 2:1। 2 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का जब भी कंबाइन करेगा तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का मोलर रेशियो, मॉलिक्यूल के टर्म में कहेंगे तो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बना रहा है, लेकिन मोलर के टर्म, मोल्स के टर्म में कहेंगे तो इसी को हम कहते हैं 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में रहेगा। अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और मास है तो उस केस में इनके बीच वॉल्यूम का भी रेशियो यही होगा। अगर हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे मास के टर्म में अगर हम कहें तो 2 पार्ट हाइड्रोजन मास का 1 पार्ट ऑक्सीजन मास से कंबाइन करेगा। अगर मास के टर्म हम देखें तो ये हो गया 2 ग्राम फॉर हाइड्रोजन एंड इस टू 16 ग्राम फॉर ऑक्सीजन, और इसको अगर हम मास रेशियो लें तो ये क्या हो जाएगा, 1:8। तो मास के टर्म में ये कैसे कंबाइन करेगा, 1:8 के। अब मोल के टर्म्स में कैसे कंबाइन करेगा, 2:1, यानी 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 1 मोल वाटर बनाएगा और इसके अंदर मोलर रेशियो क्या होंगे, 2:1। अगर सिमिलर ये वाटर मॉलिक्यूल
गैस स्टेट में रहे और इसे सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर में रखा जाए तो हम इस मोलर रेशियो को वॉल्यूम रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जिस तरह से ये नंबर ऑफ मोल्स ये 2:1 में कंबाइन करेंगे तो ये वॉल्यूम के टर्म में भी 2:1 में कंबाइन करेंगे। दैट इज़ हमें लेना होगा 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, तो हमें क्या मिलेगा 1 वॉल्यूम वाटर का। यानी अगर हम 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लें और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ले लें तो हमें मिलेगा 1 लीटर वाटर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके H2O गैस। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, कि जिस रेशियो में मोल कंबाइन करता है उसी रेशियो में किसी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स वॉल्यूम के फॉर्म में भी कंबाइन करते हैं। यानी मोल रेशियो अगर 2:1 है तो इनका वॉल्यूम रेशियो भी क्या होगा 2:1। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो हमने देखा कि ये जो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है वो मास से रिलेटेड है और मास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डाल्टन थ्योरी के पहले कंक्लूजन से रिलेटेड है कि सारी चीज़ें एटम्स की बनी होती है और किसी भी कंडीशन में एटम्स का ना तो फॉर्मेशन होगा ना तो डिस्ट्रक्शन होगा, ना तो उसका निर्माण एटम का निर्माण हो सकता है ना तो एटम का विनाश हो सकता है। तो ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम देखेंगे, इसको पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री है मास रिलेशनशिप इन केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स, पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं, उनके बीच किस तरह का मास रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री का मेन पर्पस क्या है? मास रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, या जितने भी पार्टिसिपेटिंग केमिकल स्पीसीज़ हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उनके बीच जो मास रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है वो हम इस ब्रांच के अंदर स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर ये हम बात करें मास रिलेशनशिप इन केमिकल रिएक्शन, तो ये बेसिकली 3 कंसेप्ट पे डिपेंड होता है। पहला कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कंसेप्ट है द रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स, और जो लास्ट कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ द मोल। सो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है A + B और फॉर्मेशन हो रहा है C+D। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो भी एटम्स रिएक्टेंट के साइड हैं वही सारे एटम्स प्रोडक्ट के साइड में भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एटम नहीं है वो एटम इधर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लें, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है H2O। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, 2H2 और यहाँ पे 2H2O। यहाँ पे 2:1 मोलर रेशियो हो गया, 2 मोल हाइड्रोजन गैस के और 1 मोल ऑक्सीजन गैस के। तो जब इसके 2 मोल इसके 1 मोल कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 मोल वाटर का। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A रिएक्ट कर रहा है B के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है C और D। यहाँ पे रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर सल्फर आ जाए या हमारे प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी एटम रिएक्टेंट साइड में है वही एटम किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। ये पहला है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, पहला तो ये हो गया जो भी एटम रिएक्टेंट साइड में है वही एटम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी। जितने भी मास इन्वॉल्व हैं, टोटल मास रिएक्टेंट का और टोटल मास प्रोडक्ट का, वो हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट का अगर हम इसके सारे एटम्स के मास को ऐड करें बैलेंस केमिकल रिएक्शन में और हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उसके मास को ऐड करें, ये दोनों मास क्या होना चाहिए, सेम।
और ये ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या होगा, सेम। यहाँ पे देखें बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 2 एटम हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 4 एटम है हाइड्रोजन के और 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे अगर हम मास लेंगे तो मास किसका लेंगे, हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय जितने हाइड्रोजन एटम हैं। सिमिलरली यहाँ एक ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाइड बाय जितने ऑक्सीजन एटम हैं, और ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट साइड का मास पता चल जाएगा। और इधर भी हम वही करेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम का मास इंटू 4 प्लस एक ऑक्सीजन एटम का मास जोड़ेंगे तो हमें प्रोडक्ट का टोटल मास पता चल जाएगा। तो ये जो मास है ये दोनों सेम होना चाहिए, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चूँकि एटम डाल्टन्स का पहला ही थ्योरी है कि एटम ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी। और यही हमारा आधार है किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का, और इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल रिएक्शन बैलेंस जरूर होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो जाएगा। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि केमिकल सिंबल जो रिएक्टेंट का है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका केमिकल सिंबल H2 है, O2 मॉलिक्यूल है इसका केमिकल सिंबल O2 है। तो इस केमिकल सिंबल के पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, ये हमेशा याद रखना है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो भी केमिकल सिंबल्स हैं उसके पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हाइड्रोजन की केस में देखें तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2। अगर ऑक्सीजन में हम देखें तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। कुछ भी मल्टीप्लाई अगर ना हो तो हमें ये एज्यूम करना है कि ये किससे मल्टीप्लाई है, 1 से। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब है इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। उसके बाद अगर हम H2O के अंदर आए तो H2O में ये जो वाटर है उसका केमिकल सिंबल क्या है, H2O। और इस केमिकल सिंबल के पहले किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से। तो यहाँ पे H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत सिंपल है, किसी बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में केमिकल सिंबल के पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, और हम ऑक्सीजन गैस के अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें तो वो क्या है, 1 है। और यहाँ पे जो वाटर है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, द रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स, मोल कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ मोल। यहाँ पे अगर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को देखें तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हर एक रिएक्टेंट का मास दूसरे, हर एक केमिकल स्पेसीज चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, सभी का मास एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, हम ये देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन गैस होगा तो उसके लिए कम से कम 1 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब 2 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा तो ये हमें 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल देगा। तो सारे एक दूसरे से मास रिलेशनशिप से बंधे हुए हैं कि भाई जब भी हाइड्रोजन गैस 2 मोल होगा तो ऑक्सीजन को हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल, और इससे हमें कितने मोल मिलेंगे वाटर के, 2 मोल। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हमें कितना मोल ऑक्सीजन गैस लेना पड़ेगा, आधा मोल, और उससे हमें कितने मोल वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आधा मोल, हाफ मोल। अगर हम 1/4 मोल लेते हैं हाइड्रोजन गैस के तो हमें कितना मोल लेना पड़ेगा ऑक्सीजन गैस, 1/8। जितना ले रहे हैं ये उसका जस्ट आधा, 1/4 अगर हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो 1/8 क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। और अगर हम 1/8 ये ले लेंगे तो जितना हाइड्रोजन गैस हम ले रहे हैं उतना ही वाटर बन रहा है, तो 1/4 हमें क्या मिलेगा, 1/4 मोल वाटर मॉलिक्यूल का। तो वी कैन क्लियरली सी हियर दैट ईच रिएक्टेंट्स मास आर रिलेटेड टू द अदर। हाइड्रोजन गैस का मास ऑक्सीजन से रिलेटेड है,
ऑक्सीजन मास का वाटर से के साथ रिलेटेड है। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन गैस है और उससे वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो बताओ कितने ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए। तो 3 मोल अगर हैं हाइड्रोजन गैस तो ऑब्वियसली इसका आधा चाहिए ऑक्सीजन। आप आंसर कर सकते हैं 1.5 मोल चाहिए O2 का। और मैं पूछूं कितने मोल वाटर के बनेंगे तो आप तुरंत आंसर देंगे 3 मोल वाटर के। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबका मास एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है? द मास रिलेशनशिप इन केमिकल रिएक्शन इज स्टोइकियोमेट्री। और ये मास रिलेशनशिप किन 3 कॉन्सेप्ट के पिलर्स पे खड़ा है? कंजर्वेशन ऑफ मास के, रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स पे और द मोल कंसेप्ट पे। इन तीनों पिलर्स पे ये स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो कि क्या है? मास रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये है स्टोइकियोमेट्री। होप कि आप इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज limiting reagent. We will discuss next topic, limiting reagent.